आतंकी सीरियल धमाकों की तैयारी कर चुके थे और जब ये अरेस्ट हुए तो कुछ नेता इनका धर्म बताने में लग गए और पोस्टर चिपका के अपनी छाती पे घूमने लगे। और अब अवैध धर्म परिवर्तन के आरोपी मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। तो एक बार फिर इसे धर्म का कवर फायर दिया जा रहा है। केजरीवाल की पार्टी के विधायक अमनतुल्ला खान इसमें सबसे आगे है, सबसे तेज भी है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो ये लोग विकास की बात करते हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं। उनको लगता है इससे वोट बरसेगा उनके ऊपर, और बरसता भी है। अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि मुसलमानों को घेरने के अलावा बीजेपी के पास कोई दूसरा काम नहीं है। सोचिए, कांग्रेस के राशिद अलवी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। ये सर्टिफिकेट देंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस का। फोर्सेस को राशिद अलवी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का सर्टिफिकेट चाहिए कि वो ईमानदारी से काम कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि आरोपी मुसलमान है इसलिए तकलीफ ज्यादा हो रही है। उसके ऊपर सरकार का दबाव है। आखिर ये किस तरह की घिनौनी सोच है? चुनाव आ रहा है तो क्या आतंकियों और अपराधियों को खुली छूट दे दी जाए धमाके करने की, गली मोहल्लों में बम फोड़ने की? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनाव आया, अपराधियों का धर्म लाया। आज का आर पार इसी पर होगा। और यकीन मानिए, आज के इस कार्यक्रम के अंदर मैं आपसे आपकी राय को जानना चाहता हूं। ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और कू ऐप पर अपनी राय जरूर मेरे साथ साझा करिए। मैं इंतजार कर रहा हूं। आज का आर पार ऐतिहासिक होगा। अवैध तरीके से धर्म बदलवाने के आरोप में मौलाना कलीम सिद्दीकी को यूपी एटीएस ने मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला मौलाना कलीम सिद्दीकी ग्लोबल पीस सेंटर का अध्यक्ष है, जिसका एक ऑफिस दिल्ली के शाहीन बाग में है और दूसरा मेरठ में। यूपी एटीएस का आरोप है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी सांप्रदायिक सौहार्द की आड़ में धर्म बदलवाने का काम करता है और देश भर में इसके कई सेंटर हैं। यूपी पुलिस का आरोप यह भी है कि कलीम के ट्रस्ट को हवाला के जरिए विदेश से पैसा मिलता है। कलीम सिद्दीकी के मोहम्मद उमर गौतम से भी नजदीकी संबंध है। मोहम्मद उमर गौतम को भी अवैध धर्म परिवर्तन के आरोप में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मौलाना कलीम सिद्दीकी देश भर में सांप्रदायिक सौहार्द के कार्यक्रम की आड़ में भिन्न भिन्न प्रकार से लालच देकर अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट संचालित कर रहा है, जिसके लिए मौलाना कलीम को विदेशों से भारी धनराशि हवाला तथा अन्य अवैध माध्यमों से भेजी जाती है। मौलाना इन मदरसों की आड़ में पैगाम इंसानियत के संदेश देने के बहाने लोगों को जन्नत और जहन्नुम जैसी बातों का लालच और भय दिखाकर इस्लाम स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद धर्म के नाम पर कैसी सियासत हो रही है, आप खुद देख लीजिए। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अब मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया है। मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इन मुद्दों पर सेकुलर पार्टियों की खामोशी बीजेपी को और मजबूती दे रही है। यूपी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी आखिर और कितना गिरेगी? दिल्ली में चुनाव हो तो दिल्ली के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा भड़काने की कोशिशें भाजपा द्वारा तेज करी जाती हैं। और जाहिर सी बात है, अब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है तो उत्तर प्रदेश के अंदर और कोई एजेंडा तो है नहीं वहाँ के मुख्यमंत्री के पास। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिमों को लड़ाकर एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार और प्रशासन पुलिस पे दबाव बनाए रहता है, पुलिस को ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ काम नहीं करने देता। गलत किया जा रहा है। ये तो बीजेपी गवर्नमेंट सिवाय यानी मुसलमानों को घेरने के, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के दूसरा कोई काम नहीं है उन्हें। इससे पहले भी देश में त्योहारों के दौरान सीरियल ब्लास्ट की साजिश रच रही। आमिर जावेद, जीशान, अबू बकर और ओसामा समेत 6 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी पर धार्मिक कवर फायर देने की कोशिश हुई थी।
और इसी बीच ओवैसी की पार्टी का नया कारनामा देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के संभल में ओवैसी की जनसभा से पहले पोस्टर लगाए गए, जिनमें संभल को गाजियों की धरती यानी इस्लाम के योद्धाओं की धरती बता दिया गया। इसे लेकर भी विवाद छिड़ गया है। सवाल है, अपराधियों और आतंकियों को कब तक धर्म की ढाल में छिपाने की कोशिश होगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं एक एक करके आपको अपराधियों को कवर फायर का विश्लेषण बताता हूं। अपराधियों में वोट बैंक की गिनती करना बेहद खतरनाक और घिनौनी सोच है, जो सोच कई नेताओं की दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शफीकुर और सांसद शफीकुर रहमान बर्क, ये सब लोग अपराधियों में धर्म ढूंढ रहे हैं। मिस्टर ओवैसी बर्ताव में आगे, सरकार की बजाय अपराधियों पर भरोसा दिखाना बेहद गलत है। ये तो सरकार पे भरोसा ना भी करें, ये तो फोर्सेस पे भरोसा नहीं कर रहे। मौलाना करीम सिद्दीकी सबूतों के आधार पर अरेस्ट हुआ है। इन जनाब को सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी इनकी की गई है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। पुलिस सही है या आरोपी, इसका फैसला कोर्ट करती है, अदालतें करती हैं, लेकिन ये तमाम लोग खुद ही फैसला कर देते हैं आरोपी का धर्म देख के। ये कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं देखना चाहिए, नहीं देखा जी, लेकिन ये आरोपी का धर्म ढूंढ लेते हैं। चुनाव है तो अपराधियों और आतंकियों को खुली छूट दे दी जाए इस देश के अंदर। क्या ऐसी एक ऑर्डिनेंस कोई सरकार ले आएगी? ये बड़ी बात है। मेरे साथ बात करने के लिए आज कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ शलम मणि त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और उत्तर प्रदेश सीएम के सूचना सलाहकार भी हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़े हैं शहजाद पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक है। शोहेब जमई साहब मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। शादाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के, शांति वाली पार्टी के, और मेरे साथ अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। अनुराग भदौरिया, आज की चर्चा में आपसे शुरू करता हूं। अनुराग भदौरिया, आरोपियों का क्या धर्म देखना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं। 30 सेकंड के अंदर आप मेरे 3 सवालों का जवाब दीजिए। आरोपियों को क्या धर्म देखना चाहिए? अनुराग जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था बनाए रखना। इसके मतलब यहाँ धर्मांतर पर भी कानून है और चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण जो उत्तर प्रदेश में 23 से बड़े हैं उसमें भी कानून है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार फेल हो चुकी है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। कानून व्यवस्था तो आप नहीं बना पा रहे हो, मार्केटिंग इवेंट जरूर आप कर रहे हो। अरे भैया, आपकी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हो? आप अपनी जिम्मेदारी अगर नहीं कर पा रहे हो तो सत्ता छोड़ के जाओ भाई। जब आप यहाँ पे किसी का सम्मान ही नहीं बचा पा रहे हो, अगर भारतीय जनता पार्टी की मान ली जाए कि यहाँ पे बलात्कार भी तेजी से हो रहे हैं, आपके हिसाब से धर्मांतर भी तेजी से हो रहा है, यहाँ पे जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें भी हो रही हैं, यहाँ पे भूमाफिया भी पैदा हो गए, दिन दहाड़े यहाँ पे हत्याएं भी बढ़ जाए, यहाँ पे बच्चों की भी मौतें लगातार हो रही है। सरकार से अनुराग जी, एक करके मैंने आपको 30 सेकंड बोला था, आपने तो 1 मिनट ही ले लिया, लेकिन मैं एक और सवाल आप ही से पूछ रहा हूँ। आप ही से पूछ रहा हूं सर सवाल। देखिए, तेजी से बोलने से आपकी बात ज्यादा अच्छे से जाती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं टेलीविजन में 20 साल से हूं, इसलिए आराम से बोलिए, इत्मीनान से बोलिए, आपकी बात ज्यादा अच्छे से जाएगी। आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, किसी और के पास मैं नहीं जा रहा। अभी आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली। आपने बोला, देखिए आप ब्लैकआउट ही हो गया पूरा। अभी आपने बोला, देखिए इस उत्तर प्रदेश के अंदर तो रेप को लेके भी कानून है, चोरी डकैती को लेके भी कानून है। कानून तो हर देश के अंदर, पूरे देश के अंदर हर चीज को है, लेकिन वारदातें कम नहीं हो जाती। कानून तो आपके राज में भी था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन गायत्री प्रजापति निकल आए थे ना बीच में से। क्या करेंगे आप इसमें? अब आपकी गलती तो नहीं है, गायत्री प्रजापति निकल आए तो कानून तो तब भी था। अब एक सेकंड एक करके बात करते हैं। जो महात्मा गांधी और महिलाओं के कपड़े से संबंध बता रहे हैं, तो वो तो महात्मा गांधी का अपमान कर रहे थे, महिला समाज और शक्ति का भी अपमान कर रहे थे। जिस तरह उन्नाव में बोल रहे थे इनके विधानसभा अध्यक्ष जी, अब क्या बोल रहे थे? चलवा दीजिए। आप क्या कह रहे थे? वो इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है क्या? तो एक सेकंड मुझे एक बात बताइए। ये जो शफीकुर रहमान का बर्क का बयान है, इसको देखकर आपको शर्म आ रही है? जो कह रहे हैं ये गलत है, बीजेपी के पास मुस्लिमों को परेशान करने के अलावा कोई और काम नहीं है। क्या बीजेपी की सरकार मुसलमानों को परेशान कर रही है? आप भी ऐसा मानते हैं? क्या यह शर्मिंदा करने वाला बयान है? देखिए, क्योंकि आप शर्म की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वर्ग, हर समाज को
और पूरे उत्तर प्रदेश को परेशान तो करने में इनको लगी है। मुसलमान क्यों दिख इसमें रहे हैं? ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको परेशान ना किया हो। सुन चाहे क्या महिला लूं मैं, वर्ग हो, सुन क्या अगर लूं, बोलने आप को कुछ भी दीजिए। बोलेंगे थोड़ी सुन लिया जाएगा यहाँ पर। अरे आप कह रहे हैं कि हर वर्ग थोड़ी को लिया जाएगा, परेशान कुछ कर भी रही है, बोलेंगे। मेरा पूरे तो उत्तर प्रदेश सवाल है को परेशान आपसे कर दिया। और स्पष्ट सवाल है, शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं ये गलत है, बीजेपी की सरकार मुसलमानों को परेशान कर रही है। कोई आतंकी पकड़ा जाए, कोई अपराधी पकड़ा जाए, उसका धर्म आप क्यों ढूंढते हैं? आतंक का कोई धर्म बोलते हैं आतंक का कोई धर्म नहीं होता, मान लिया आपकी बात, लेकिन अपराधी का, आतंकी का सबका धर्म हो जाता है जब वो पकड़े जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर 6 महीने बाद चुनाव है, 7 महीने बाद चुनाव है, तो अपराधियों को खुला छूट दिया जाए कि लखनऊ में, बनारस में बम धमाके करे अपराधी जाकर, आतंकी जाके बम धमाके करे, धर्म परिवर्तन करे, क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क को ऐसा लगता है कि मुसलमान टारगेट होता है इससे। अरे अब आप चिल्लाओगे मुझसे ज्यादा तो दिक्कत है, मैं बोलूंगा तो आप कहोगे कि मैं टीवी में 20 साल से हूं, अब मैं बोलने लगता हूं तो आप चिल्लाने लगते हो। समस्या से बात की, दोनों चिल्लाएंगे तो बात कैसे जाएगी? मैं आपसे कह रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं, किसने बोला है कि आतंकी को छोड़ दो? किसने बोला? मैं चैलेंज करता हूं। क्या वर्क साहब ने बोला कि आतंकी है, बदमाश है, उसे छोड़ दिया जाए? क्या बोला उन्होंने? चलाइए आप टीवी पे, देखिए एजेंडा मत तय कीजिए। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि आतंकी को छोड़ दो, बदमाशों को छोड़ दो। क्या मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के अंदर हर वर्ग परेशान है। क्या बोला आप ही बता दीजिए। परेशान नहीं है, क्या बोला आप ही बता दीजिए। क्या बोला कि मैं प्ले करता हूं, फिर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला आतंकी को छोड़ दो। क्या बोला आप बताइए, क्या बोला? या उन्होंने बोला आतंकी को छोड़ दो। अच्छा, क्या बोला शफीकुर रहमान बर्क ने? क्या बोला? सुनाइए मिस्टर बर्क ने क्या बोला? आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, सांसद हैं, क्या बोला उन्होंने? बताइए, आप बताइए। अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए। अब मैं बता रहा हूं ना, आपने कहा कि चुनाव पास आ जाए तो क्या आतंकी को छोड़ दिया जाए? ये लोग आतंकी को छोड़ने की बात कर रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क ने क्या बोला आप बताइए। फांसी लगाओ, किसने कहा आतंकी को छोड़ दो? आप नहीं, उन्होंने नहीं बोला शफीकुर रहमान बर्क ने क्या बोला आप बताइए। मुख्यमंत्री अपना काम नहीं गिना पा रहे हैं, 4.5 साल की सरकार का काम नहीं गिना पा रहे हैं। 4.5 साल की सरकार ने कुछ नहीं करा। मैं पूछ रहा हूं शफीकुर रहमान बर्क ने क्या बोला? कमाल की बात है। या तो पीसीआर इनको आवाज जा रही है ना, साउंड रिकॉर्डिस्ट आवाज जा रही है ना अनुराग भदौरिया को। शफीकुर रहमान बर्क ने क्या बोला? आपने बोला, मैं बताता हूं आपको क्या बोला। प्लीज बताइए क्या बोला। मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं, बताता हूं। उन्होंने आराम से बताइए, कोई गलती नहीं है। शफीकुर रहमान बर्क ने क्या बोला? रिपीट करिए उसको। उन्होंने बोला कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये हमारे समाज के लोगों को टारगेट कर रही है। यही तो बोला उन्होंने। इसी तरह से ब्राह्मण समाज भी बोल रहा है कि हमारे समाज को टारगेट कर रही है। समाज नहीं बेरोजगार भी बोल रहा है कि हमारी बेरोजगारी इन्होंने बढ़ा दी। महिला भी कह रही है कि हमारे ऊपर अत्याचार बढ़ा है, हमारा समाज के ऊपर भी अत्याचार बढ़ा है। यहाँ महंगाई डाइन खाए जाते, चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि इन्होंने जब से बीजेपी की सरकार आई महंगाई बढ़ गई है, जब से यहाँ पे सरकार आई उत्तर प्रदेश में विकास रुक गया है। तो पूरा समाज चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है। अच्छा, समाज कौन सा? शफीकुर रहमान बर्क ने क्या बोला? अगर मैं बाइट पे आपको भी सुनाऊंगा तो थोड़ी देर पहले सुनाई, उसका मैं वर्बेटिम आपको बता देता हूं। अब आप काफी देर बोल लिए, अब आप लगभग 7 मिनट बोल लिए सर, बोल लिए। अब मैं बाकी मेहमानों के पास चला जाता हूं। शफीकुर रहमान बर्क ने क्या बोला? शफीकुर रहमान बर्क ने क्या बोला सुनिए जरा। यह गलत है। बीजेपी सरकार के पास मुस्लिमों को परेशान करने के अलावा कोई काम नहीं है, यह बोला उन्होंने। हमारे समाज के लोगों को परेशानी, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, यह एग्जैक्टली उन्होंने बोला। इससे ज्यादा क्या बोलेंगे? इससे पहले एसटी हसन जब आतंकी पकड़े गए थे तो क्या बोल रहे थे? क्या बोला? ओके, शलभ मणि त्रिपाठी, आपकी सरकार मुसलमानों को परेशान कर रही है, यह शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं। राशिद अल्वी के कह रहे हैं, वो कहते हैं पुलिस पर सरकार का दबाव है, पुलिस ईमानदारी से काम नहीं कर रही है, राजनीतिक फायदे के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। जवाब शलभ मणि त्रिपाठी। देखिए अमीश भाई, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के तमाम हिस्से इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती से गुजर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम सबको जो एक षड्यंत्र हो रहा है देश के खिलाफ, जो साजिश हो रही है, उसको लेकर एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि है क्या कि इस तरह के जो तत्व हैं, जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, उनको 2 तरह की फंडिंग होती है। एक होती है आर्थिक फंडिंग और दूसरी होती है वैचारिक फंडिंग। आर्थिक फंडिंग तो वो होती है जो उनको पैसा दिया जाए,
लोगों का धर्मांतरण कराने के लिए, दंगे फैलाने के लिए, आतंक फैलाने के लिए, कहीं कुछ धमाके कराने के लिए। और वैचारिक फंडिंग ये होती है कि उनकी तरफ से टीवी डिबेट पर जाकर उनके पक्ष में तरह तरह के तर्क दिए जाएं कि वो फला समाज से आते हैं, मुसलमान इसलिए ऐसा हो रहा है, या ऐसा कुछ नहीं, उनका तो बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। तो वैचारिक फंडिंग वाले तमाम लोग भी आपकी नजरों में एक्सपोज हो रहे हैं अमीश भाई, और देश की नजरों में ये पूरा देश देख रहा है। जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, मैं कहता हूँ 11वीं गिरफ्तारी है, और ये कह रहे हैं ना कि साहब क्यों चुनाव के वक्त में आप 4.5 साल का काम गिनाओ, इधर उधर की बातें मत करो। जो समाज के अंदर में गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, जो यहाँ पे कानून तोड़ेगा उसको कानूनन सजा मिलेगी। कोई व्यक्ति अगर कानून तोड़ने की कोशिश करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर में, चाहे धर्मांतरण कानून तोड़ेगा या चाहे महिला पे अपराध करेगा, चाहे अत्याचार करेगा, चाहे चोरी करेगा, डकैती करेगा या मर्डर करेगा, तो उसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किसने मना किया कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप कानूनी कार्रवाई तो कर नहीं रहे हो, आप मार्केटिंग इवेंट कर रहे हो। आपकी चूंकि 6 साल अमीश भाई, एक पक्षी किसी को आप बोलने के लिए समय मत दीजिए, हम लोग भी बैठे हुए हैं। यहाँ तो उत्तर प्रदेश का सारा समाज परेशान है। ब्राह्मण समाज कह रहा है मैं परेशान हूँ, बैकवर्ड कह रहा है मैं परेशान हूँ, आम जनता कह रही मैं परेशान हूँ, यहाँ पे आप बोलते रहिए, यहाँ पे बेरोजगार कह रहे हैं मैं परेशान हूँ। तो हर समाज तो उत्तर प्रदेश का परेशान है आपके। अरे एक सेकंड, अनुराग भदौरिया, आपके बीच में तो शलभ जी नहीं बोले थे, आप लगातार बीच में बोलेंगे, ये तो फिर मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ता है, मैं माफी चाहता हूँ। ओके शलभ बनिए, आप अपनी बात को 30 सेकंड में कंप्लीट करिए, देन बाकी मेहमान, मेरे साथ 4 मेहमान और हैं अनुराग जी। नहीं अमीश भाई 10 मिनट आपने दिया। समाजवादी पार्टी की ये जो हमारा बौखलाया हुआ साथी है, इनको आपने 10 मिनट दिया, इनके रिश्तेदार क्या पकड़ लिए गए, ऐसा बौखलाया है कि बिल्कुल टीवी पे चिल्लाए जा रहे हैं, तो हम लोग को 2-4 मिनट तो दे दीजिए। देखिए ये वैचारिक समर्थन देने वाले लोग हैं, और आपने पूछा ना, ये जवाब नहीं दे पाए। जरा श्रीमान अखिलेश यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जब हमारी सुरक्षा एजेंसियों के बीच में और आतंकियों के बीच में एक खतरनाक मुठभेड़ चल रही थी, वो अपनी जान दांव पर लगाकर आतंकियों को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मैं चुनौती देता हूं, वो दिखाइए ना, उसमें अखिलेश यादव जी ने क्या कहा कि मुझे भरोसा नहीं है, सुरक्षा बलों पर भरोसा नहीं है। तो जिनको सुरक्षा बलों पर भरोसा नहीं, जिनको देश के संविधान पर भरोसा नहीं, जिनको देश की एजेंसियों पर भरोसा नहीं, जिनको देश की अदालतों पर भरोसा नहीं, वो खुलेआम जिस तरह आकर खड़े होते हैं। और ये देखिए कह रहे हैं चुनाव के वक्त में गिरफ्तारी हो रही। अरे साहब, मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई कब हुई? अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई कब हुई? जब मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई होती है तब भी आप रोते हैं। मैं आपको रोकता हूं, शलभ आप गलत कह रहे हैं। मुख्तार अंसारी इस देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, माफ करिए इस बात को मैं बोल रहा हूं, मैंने कई लोगों से सवाल पूछा। मैं पूर्वांचल में था, बनारस में था कुछ दिन पहले, वहां पे मंच से मैंने सवाल पूछा। अनुराग जी भी मेरे साथ कार्यक्रम में थे, मेरे साथ कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी की भी प्रवक्ता थी, किसी ने नहीं बोला मुख्तार अंसारी के खिलाफ, अतीक अहमद के खिलाफ किसी ने नहीं बोला। सबकी घिग्गी बन जाती है इस देश के अंदर। इस देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी में हिम्मत नहीं है कि वो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के खिलाफ बोले। वो बाहुबली, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद में भी ये धर्म ढूंढते हैं जो बाहुबली है, जो गुंडे। सपा बसपा की सरकारें गिरी रहती थी, बसपा और सपा की सरकारें मुख्तार और अतीक के चरणों में गिरी रहती थी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार, ये मुख्तार और अतीक के चरणों में बैठ के अनुराग कुछ कहना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता क्यों आप लोग अपना दिया धर्म ढूंढते हैं? अनुराग बताइए, ये चिल्लाते रहे, ये रोते रहे, लेकिन कार्रवाई होगी। क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बनती है, किसी की नहीं बनती है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चला रही है और कुछ नहीं है, कोई करना धरना नहीं, कोई काम नहीं, खाली एजेंडा चलाना है। ये क्या मतलब? आप चिल्लाते रहिए, आप रोते रहिए, बौखलाते रहिए। हम तो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, देशद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। समाजवादी पार्टी देशद्रोहियों के साथ खड़ी है, ये पूरे देश ने देखा है। आतंकियों के साथ खड़ी है, बहुजन समाज पार्टी आतंकियों अपराधियों के साथ खड़ी है। आप खड़े रहिए, आप चिल्लाते रहिए। हम जब मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई करते हैं आप रोते हैं, हम जब अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तब भी आप रोते हैं, हम जब आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तब भी आप रोते हैं, हम जब देशद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तब भी आप रोते हैं। आप रोते रहिए, ये 5 साल भी रोए हैं, आगे आने वाले 5 साल में भी आप रोएंगे, क्योंकि हम तो कार्रवाई करते रहेंगे। भैया जो गलत होगा, ठीक है, ओके, आपने अपनी बात को रखा। मैं इस चर्चा के अंदर शादाब चौहान और शहजाद पूनावाला को लेके आता हूं। मैं शोभ जमाई जी आपके पास भी आऊंगा। मैं जान रहा हूं आप काफी देर से आप भी हाथ खड़ा कर रहे हैं बोलने के लिए। शादाब चौहान, राशिद अल्वी के बयान से जी, शफीकुर रहमान बर्क के बयान से, अमतुल्ला खान के बयान से, सौरभ भारद्वाज के बयान से सहमत है आप? पढ़ तो लिया ही होगा आपने बयानों को, आए हैं कार्यक्रम में तो। देखिए 50 सेकंड। हाँ, अमीश जी, मैं बार बार आपके डिबेट के कार्यक्रम में कह चुका हूं कि हम सब टेररिज्म के खिलाफ हैं, लेकिन मुसलमानों को आतंकवाद के नाम पर
प्रयोग किया जाता है, बलि का बकरा बनाया जाता है। ऐसे हजारों केसेस मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन इस इवेंट, ये एक इवेंट मैनेजमेंट है जहां एक मॉब को, जो नफरत के समुद्र में डूब चुके लोग हैं, उनको खुश करने के लिए पकड़ा जाता है। मौलाना कलीम साहब पर जो आरोप लगा रहे थे, जो प्रशांत कुमार साहब ने शब्दों का प्रयोग किया, वो साबित करते हैं किसी दबाव में वो बोल रहे हैं। हमारे देश में धर्म का अरे सर, अभी कुछ दिनों में, कुछ देर में एक ऑडियो क्लिप भी सामने आ जाएगी, कुछ बोल नहीं पाइएगा। कुछ देर में उनकी एक ऑडियो क्लिप भी सामने आने वाली है, कुछ बोल नहीं पाइएगा। लेट मी कंप्लीट। हाँ, आई एम लेटिंग यू कंप्लीट। लेकिन अभी आपने बोला, अभी आपने बोला एक इवेंट होता है। अब आप मुझे बताइए, आतंक का तो कोई धर्म नहीं होता ना। मैं पूछ रहा हूं आपसे शादाब जी, एक सेकंड, एक करते हैं ना, एक सवाल जवाब की एक श्रृंखला करते हैं, जिससे रैपिड फायर राउंड भी कहा जाता है। क्या आतंक का धर्म होता है शादाब जी? हां, आतंक का धर्म होता है। मैं आज पहली बार कह रहा हूं। और उस आतंक का धर्म होता है रेडिकलाइजेशन, नफरत। जी, रेडिकलाइजेशन, नफरत धर्म होता है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, इन आतंकियों का धर्म क्या होता है? आतंकियों और अपराधियों का धर्म क्या होता है? किसी ने बोला वो मुसलमान अपराधी है, सबने बोला, किसी ने बोला वो मुसलमान होता है, आतंकी लेकिन है, सबने बोला ये आतंकवाद आतंकी के है। नाम पर गुमराह इसलिए करके गिरफ्तार किया गया। आतंकवाद के किसी ने नाम बोला पर ये जिंदगी अपराधी बर्बाद है, करने इन्हें वाले इसलिए भी गिरफ्तार इसी किया कैटेगरी में गया। हैं। किसी ने मुसलमान उसके आगे लगाया। आप मुसलमान लगाकर इस देश के मुसलमान को बदनाम करते हैं। इनका अपराध क्या है? आपकी बदनीयत है जो देश के मुसलमान को आप लोग बदनाम करते हैं। क्या ये सब बातें करते हैं। लखनऊ की और इस अदालत देश का में, मुसलमान सुनिए, आपके साथ नहीं है, वो अब्दुल कलाम के साथ खड़ा है। अमीर जी, और आप लोग हाफिज सईद के साथ पीछे लाइन में खड़े हो जाते हैं। दिक्कत ये है। बताऊं, अरे सुन तो लीजिए जी सर। अमीर जी सुन लीजिए। आज उत्तर प्रदेश की अदालत ने क्यों नहीं मानी यूपीएटीएस की बात? इसलिए नहीं मानी और रिमांड इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये पूरी तरह फेक था। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं और 2022 का चुनाव आने वाला है। राजनीतिक लाभ के लिए हो सकता है इस तरह की कृत्य और ज्यादा किए जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। किया जाता है। मैं तो अदालत ने बिल्कुल सही मानी है। अरे सुन लीजिए, अदालत ने कितने लोगों को बरी किया आज तक बताइए? लखनऊ से जो लोग पकड़े गए थे वो आज उनको चार्जशीट दाखिल हो गई। कन्विक्शन रेट आपको जानकारी नहीं है। 30% कन्विक्शन रेट नहीं है। और याद रख लीजिए, आप मुसलमानों को आतंकवादी बताकर बदनाम करने का षड्यंत्र ये बेनकाब हो जाएगा। देखिए, वही है आप लोगों को करेक्ट यही हमसे बड़ा यही कोई सब आप देशभक्त कर सकते नहीं। हैं। ओके, शहजाद पुनावाला, आप भी मुसलमान हैं। मैं बतौर दिल से सवाल आपसे पूछ रहा हूं, बतौर मुसलमान आपको जवाब देना चाहिए आज इसका। आपको भी ऐसा लगता है शहजाद पूनावाला कि एक मुसलमान होने के नाते इनकी गिरफ्तारी और ये कोई आतंकी पकड़ा जाता है, कोई अपराधी पकड़ा जाता है, उसको धर्म देख के पकड़ा जा रहा है? शहजाद पूनावाला, देखिए अमीश जी, अफसोस की बात यह है कि तुष्टीकरण का संक्रमण इस कदर फैला है कि कुछ लोग ये कहते हैं जब याकूब मेनन को फांसी होती है कोर्ट के द्वारा कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, अफजल गुरु को फांसी की सज़ा मिलती है तो कहते हैं मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, बुरहान वानी को मारा जाता है, रियाज नाइकू को मारा जाता है तो कहते हैं मुसलमान परेशान किया जा रहा है। और आज ये जो धर्मांतरण जिहाद फैलाने वाले लोग हैं, उमर गौतम हो या आज ये कलीम सिद्दीकी हो, ये पकड़े गए और कोर्ट ने इनकी हिरासत दी है। अगर कोर्ट भी शरद त्रिपाठी जी के साथ जुड़ा हुआ है तो मुझे बता दीजिए, पर मुझे लगता है ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला ध्वनि जिहाद कम से कम ना करे इस डिबेट में, पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कोर्ट तो मिला हुआ नहीं है पर उन्होंने तो हिरासत दे दी। इसका मतलब यह है कि ये बार बार तुष्टीकरण और मोदी विरोध और योगी विरोध में ये लोग सेना और सुरक्षा बलों के विरोध में उतर आते हैं। पिछली बार अखिलेश यादव ने कहा मुझे भरोसा नहीं है, बहरहाल उनको तो वैक्सीन पर भी भरोसा नहीं है, उनको एटीएस पर भी भरोसा नहीं है, उनको कम से कम कोर्ट पर तो भरोसा होगा ना। पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये कलीम सिद्दीकी की साजिश थी? ये साजिश ये थी कि शरिया की व्यवस्था लागू करके वो धर्मांतरण जिहाद फैलाना चाहता था। पूर्वोत्तर में हमने देखा है कि धर्मांतरण जिहाद की वजह से देश का किस तरीके से चेहरा बदल चुका है और वहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर किस तरीके की खतरे पैदा हुए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बार बार राष्ट्र नीति पर राजनीति क्यों होती है, बार बार राष्ट्र हित के ऊपर वोट बैंक हित को क्यों रखा जाता है, और यह धर्मांतरण कराना, इसके लिए विदेश से पैसे क्यों जरूरी है? आईएसआई द्वारा धर्मांतरण कराना क्या ये इस्लाम का हिस्सा है? मैं पूछना चाहता हूं आज शादाब चौहान से कि आईएसआई और विदेशी फंडिंग लेकर यादव लड़की की या दलित लड़की का जबरन धर्मांतरण कराना क्या ये इस्लाम का हिस्सा है? क्या दलितों का और यादवों का जबरन धर्मांतरण विदेशी फंडिंग से कराना क्या ये इस्लाम का हिस्सा है? सुन लीजिए,
और सुन लीजिए, शहजाद ने अभी कहा कि आईएसआई से फंडिंग होती। क्या आपके पास कोई प्रमाण है? क्या आपके बैंक अकाउंट में होकर के कलीम साहब के पास पैसा जाता था? आपको कैसे पता चला आईएसआई? और अगर आईएसआई से पैसा आ रहा है तो हमारे देश की इंटेलिजेंस क्या फेल हो चुकी है? कैसे ये बात कर रहे हो आप बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो। और याद रख लीजिए, आप बीजेपी आपको बचा नहीं पाएगी। जब आपको धर्म के नाम पर मारा जाएगा, मॉब लिंचिंग होगी, तो भाजपा आपके साथ खड़े नहीं होंगे। याद रख लीजिए। और देश की सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा था। इस देश के अंदर आपने सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए, आपने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए, आपने, अरे भाई साहब आपको बकरा ही दिखा। देखिए से नहीं है ना कभी हो सकती है। अमीश जी, हमारी लड़ाई देश से नहीं है, हमारी लड़ाई उन लोगों से जो नफरत फैलाते हैं। ठीक है अमीश जी, अब इन्होंने सवाल उठाया। अमीश जी, इन्होंने कहा कि आपके पास क्या सबूत है? बाटला हाउस में एनकाउंटर हुआ तब भी एक महिला रो रही थी, सबूत कोर्ट ने पेश किया। जब याकूब मेमन को फांसी की सजा मिली तब भी आप कहते फिर रहे थे सबूत कहां है? सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तब भी आप कहते फिर रहे थे सबूत कहां है? सवाल यह है कि सेना और सुरक्षा बलों पर सवाल उठाना, चिन्ह खड़े करना और आतंकियों पर और अपराधियों पर भरोसा करना, यह आपकी सियासत क्यों है? और मैं आपको फिर से एक बात पूछ रहा हूं, शादाब चौहान, चीखना बंद करो। शादाब चौहान, देखिए शहजाद मैं वापस आता हूं आपके पास। शोएब जमाई भी इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। शहजाद मैं आपके पास वापस आता हूं 40 सेकंड में। शोएब जमाई भी इंतजार कर रहे हैं। शोएब जमाई, इस देश का मुसलमान देश से प्यार करता है, मां भारती को अपना मानता है, लेकिन इस देश के कुछ नेता, चाहे शफीकुर रहमान बर्क हो, चाहे अमतुल्ला खान हो, चाहे एसटी हसन हो समाजवादी पार्टी के नेता, चाहे राशिद अलवी हो कांग्रेस पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज हो, अमनतुल्ला खान हो, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये सही कह रहे हैं? जी, क्या आतंक और अपराधियों में धर्म ढूंढना चाहिए? अमीश भाई, जी मैं जवाब दूं अमीश भाई? जी जी, देखिए अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र सलभ मणि त्रिपाठी जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वैचारिक फंडिंग। इसके जवाब में मैं एक टर्म कॉइन करता हूं, वैचारिक रैंटिंग, यानी विचारों के बुनियाद पर आप कुछ भी अनाप शनाप कहते हैं। और ये कैसे है? जिस मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में आप ये आज इल्जाम लगे हैं और आज इस पर डिबेट हो रहा है, ये मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब अभी 15 दिन पहले ही मुंबई में ग्लोबल स्ट्रैटेजी पॉलिसी फाउंडेशन के कार्यक्रम, जिसका विषय था राष्ट्र प्रथम राष्ट्र सर्वोपरि, उस विषय पर आरएसएस के सर्व संचालक श्री मोहन भागवत जी के साथ मंच उन्होंने साझा किया। और मोहन भागवत जी ने बाकायदा बड़े मुस्कुराते हुए अंदाज में कलीम सिद्दीकी साहब की तारीफ की। ये 6 सितंबर की बात है। एक बात उन्होंने कही मोहन भागवत जी ने उस कार्यक्रम में कि भाई अंग्रेजों ने हमेशा हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा लगाया, आज के वक्त में भी कुछ ऐसे अंग्रेज हैं जो हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा लगाना चाहते। मैं नहीं समझता कि वो किस अंग्रेज को रेफर कर रहे थे, ये तो जनता तय करेगी कौन हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगाता। लेकिन मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी का सम्मान आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं। और उन्होंने जो बातें कही हैं कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में, और जब मंच साझा करते हुए उनके साथ उन्होंने विचारों से साझा किया, तो मुझे नहीं लगता कि मोहन भागवत जी किसी ऐसे अपराधी, देशद्रोही या देश विरोधी ताकतों के साथ मंच साझा करेंगे, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी सारी एनालिसिस होती है, लोग पूरा पढ़ते भी है। दूसरी बात, इसी मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के साथ अभी कुछ ही दिन पहले मोहन भागवत जी के छोटे भाई उनके घर आकर के मुलाकात करके सारी विचारों पर, और देश में जो गंगा जमनी तहजीब है, मुसलमानों को साथ जोड़ना है, मुख्यधारा में लाना है, आरएसएस की जो विचार हैं उस पर उन्होंने चर्चाएं की। अब मुझे नहीं लगता कि सरसंचालक के छोटे भाई भागवत साहब वो किसी देश विरोधी ताकत के साथ ऐसी चीजें साझा करेंगे। तो मैं एक शब्द में अपनी बात खत्म करता हूं कि दरअसल क्या है, इस देश में लोगों को एक ये हो गया कि भाई यहां से अगर कोई नाम है तो उसको आप बलि का बकरा बना दो। देखिए, अनटिल प्रूवन गिल्टी किसी को भी आप वेरी राइट, अनटिल प्रूवन गिल्टी। अगर ऐसा है तो आपका भी रिश्ता शाहीन बाग से है, इन जनाब का भी रिश्ता शाहीन बाग से, क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल। देखिए, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब तो ओखला में रहते हैं, बहुत सारे लोग ओखला में रहते हैं साहब। तो वो भी आपके मीडिया के
आपके न्यूज 18 में काम करने वाले बहुत सारे लोग ओखला में बिल्कुल रहते होंगे। मैं तो आपसे रहने पूछ रहा हूं वाले कि देश विरोधी आपका भी रिश्ता शाहीन बाग से है, इनका रिश्ता भी शाहीन बाग से है, देश विरोधी हैं। इनका भी रिश्ता भी शाहीन बाग से है। तो ये बात मैं तो बोल ही नहीं रहा वो देश विरोधी है शाहीन बाग या नहीं है। मैंने तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करी है, सब आप बोल रहे हैं। गिल्टी कॉन्शियस ऑलवेज सस्पिशियस। मैं ये कह रहा हूं तो क्या गिल्टी कॉन्शियस क्यों हो जाते हैं आप लोग? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। अभी आपने पूरा ज्ञानवर्धन किया। देखिए मोहन भागवत जी के वो साथ थे, मोहन भागवत जी से वो मिले। अब आप मुझे अब आप शलभ मणि इस बात का जवाब देंगे। शलभ मणि त्रिपाठी, क्या आपको लगता है, क्योंकि विचारों के आधार पर चाहे शादाब चौहान हो, चाहे शोएब जमई हो, चाहे अनुराग भदौरिया हो, इनका घोषित अघोषित समर्थन है। मैंने कहा ना कि वैचारिक फंडिंग का इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता अमीश भाई। और मैं तो कह रहा हूं कि वो किसके साथ बैठते थे, किसके साथ मंच शेयर किया। एक फिल्म आई थी मोहरा, आपने देखा होगा, उसमें भी एक शख्स था, उसकी भी दुनिया के सामने क्या तस्वीर थी। मैं तो कह रहा हूं ना कि ये मौलाना कलीम के जो ऑडियो हैं, जो एटीएस ने और तमाम एजेंसियों ने जो जिनको रिकॉर्ड किया है, वो केवल इनको आप सुना दीजिए तो मुझे लगता है कि कोई भी नैतिकता और मर्यादा के दायरे में रहने वाला व्यक्ति शर्म से गड़ जाएगा। इस तरह के सबूत हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक अपराधी ना हो, जब तक साबित ना हो जाए, तब तक उसको आप अपराधी ना मानिए। सही है, ठीक है, हम भी नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर जब तक वो बेगुनाह साबित ना हो जाए, वो ऑडियो क्लिप में कंफर्म कर रहा हूं, मैं आप व्यूअर्स आपको बता रहा हूं, वो ऑडियो क्लिप जिसका जिक्र हो रहा है वो एक्सप्लोसिव है। अगर वो वाकई, अगर वो ऑडियो क्लिप को हम कंफर्म कर रहे हैं, अगर वो ऑडियो क्लिप आ जाती है सामने, वाकई एक्सप्लोसिव है। पक्ष में कैसे खड़े हो रहा है? इसका मतलब शोएब जमई जवाब इस बात का। वैचारिक समर्थन क्यों, वैचारिक समर्थन क्यों शोएब जमई? मैं जवाब दे रहा हूं अमीश भाई। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो लोग आतंकवादियों को, यानी जिनके ऊपर कोर्ट केस चल रहा हो आतंक का, साध्वी प्रज्ञा, और अभी कोर्ट ने उसको बरी नहीं किया, उनको समर्थन देते हुए उनको बीजेपी का सांसद बनाते हैं। और मोहन भागवत जी ने, सरसंचालक जी ने आताताई शब्द हमारे लिए नहीं इस्तेमाल किया, आताताई उनके लिए इस्तेमाल किया जो मॉब लिंचर्स हैं, ये धर्म के नारे लगाते हुए। तो साहब आप देख लीजिए, आताताई का मतलब होता है आतंकवादी। तो आतंकवादी आप अभी राजस्थान में आपने उनको सांसद भी बना दिया। और साहब आप मुझसे निष्ठा अभी राजस्थान में भाई साहब, ये आताताई कौन है? की आताताइयों ने, मोहन भागवत अभी आताताइयों ने की है, कश्मीर में भी आताताइयों ने की है, कश्मीरी पंडितों की भी मॉब लिंचिंग की आताताइयों ने। पूरी दुनिया जान रही है कौन आताताई है, पूरी दुनिया जान रही है। तालिबान से लेकर हिंदुस्तान तक और पाकिस्तान तक, काबुल से लेकर पाकिस्तान और लाहौर तक कौन आताताई है, पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया किसका मुकाबला कर रही है, पूरी दुनिया किसको ठीक करना चाह रही है, वैचारिक और ठीक होकर रहेगा, चिंता मत कीजिए। ये हिंदुस्तान है, ये उत्तर प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ जी का प्रदेश है। यहाँ पर आपकी कोई भी ऐसी कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी, चाहे आप कितना भी बड़ी शक्ल लेकर क्यों न घूमते रहे, आप कितना भी सोफिस्टिकेटेड चेहरा लेकर घूमते रहेंगे, हम बेनकाब करेंगे जैसे बेनकाब किया है। आप जाकर कोर्ट में लड़ते रहिए, कोर्ट से आपको कोई भी, आपको कोर्ट से कहीं भी सहूलियत नहीं मिल रही, किसी भी कोर्ट से आपको जमानत नहीं मिल रही है, इसीलिए कितने पुख्ता प्रमाण हैं। लेकिन आप वैचारिक फंडिंग करते हैं, आप आतंकियों के पक्ष में वैचारिक फंडिंग कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। ठीक है, जी मैं शहजाद को लेकर आता, एक शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं, शोएब जमई की बात का जवाब देना चाह रहे हैं शहजाद पूनावाला, और फिर अनुराग भदौरिया भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके शहजाद, रिस्पॉन्ड टू शोएब जमई। अमीश जी यहाँ पर मोहन भागवत जी को कोट किया जा रहा है, तो फिर सारी बातें मानो ना। मोहन भागवत जी ने ये भी तो कहा था कि हम सभी हिंदू हैं, उसको भी मान लो। और मंच साझा करने से अगर व्यक्ति गुनहगार हो जाता है तो भाई साहब, मनमोहन सिंह ने तो मंच किसके साथ साझा किया था हमको भी पता है, यासिर गिलानी के साथ। पर एनीवेज वो सवाल नहीं है, सवाल ये है कि क्या पैसों का लालच देकर जबरन धर्मांतरण कराकर शोषित समाज जो एक सेकेंड देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला अमीश जी, मुझे 20 सेकंड का संरक्षण चाहिए। अगर ये लोग धर्मांतरण जहाद नहीं करवा रहे तो इनको बीच में क्यों बोलना है, इनको बीच में क्यों बोलना है? साध्वी प्रज्ञा बिना कोर्ट के फैसले के गिल्टी हो जाती है, पर आपका मौलाना जो है ये इनोसेंट है, ये इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बाकी सब गिल्टी टिल प्रूवन इनोसेंट। चलिए अब रुक जाइए अमीश जी, इस तरीके से मैं ध्वनि जिहाद का सामना नहीं कर पाऊंगा। अमीश जी, ध्वनि जिहाद का सामना नहीं कर पाते हैं हमारे दर्शक। मैं आपसे ध्वनि जिहाद रोकने के लिए मांग करता हूं, ये ध्वनि जिहाद फैलाने वाले जो लोग हैं,
ये प्लीज ये ध्वनि जिहाद अरे फैलाए सुनिए ना, आता ये था ध्वनि जिहाद मत भाई, फैलाओ। भाई, मेरा भाई, सवाल गोडसे है के टेस्ट जी, ट्यूब बेबी अभी सुन मुझे लो। सवाल का जवाब दे गोडसे अमीश जी। के टेस्ट क्या ट्यूब भाषा है बेबी ये? अमीश जी, ये आता ध्वनि था जिहाद फैलाने आप वाले व्यक्ति को वैचारिक क्या आता था। देखिए क्या भाषा का शब्द भाई आप आता इस्तेमाल कर रहे हैं, था टेस्ट यहाँ। ट्यूब बेबी। 15 सेकंड आधा मिनट इनको चुप कराने में जाता है। एक सेकंड शोएब भाई, शोएब भाई जी, मैं अपनी 30 बात सेकंड रखना शोएब भाई, चाहता हूं। मैं आपको जी। मौका दूंगा, मेरा वादा है, लेकिन 30 मैंने सेकंड वो आपकी बोलने बात फिर आप सुनी। बोलेंगे। ये क्यों देश में शरिया लागू करने के लिए जनसंख्या अनुपात को बदलने के लिए इतने उत्साहित क्यों हैं ये लोग? मैं सवाल पूछता हूं अनुराग भदौरिया से। आपका कुर्ता हरा होगा, पर अनुराग जी आपको उस यादव परिवार का दर्द महसूस नहीं होता जिसको उमर गौतम ने शिकार बनाया? आपको उस दलित लड़की का दर्द नहीं होता जिसको जबरन धर्मांतरण कराया गया, जिसको लालच देकर या दूसरे तरीके से? और ये तो केरल में बोला जा रहा है, केरल में चर्च लव जिहाद और नारकोटिक्स जिहाद बोल रहा है। क्या उनको भी आरएसएस ने एक कर लिया? क्या उनको भी शलभ मणि त्रिपाठी ने बोल दिया है कि हमारे साथ हमारी भाषा बोलो? तो क्यों आप सच का सामना नहीं करते? तुष्टीकरण का वायरस, ये अनुराग भदौरिया को जब तक तुष्टीकरण के वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन नहीं दी जाएगी तब तक ये हरा हरा जो है ये दिखता रहेगा। मुद्दे से ठीक है, ओके अनुराग, ठीक। हाँ, तो मैं तो यही कहूंगा कि कम से कम हरियाली का मतलब समझिए। हरा भरा पेड़ पौधे होते हो, तिरंगे में भी हरा रंग होता है। कम से कम हरे रंग का तिरंगे का अपमान मत करो। आप कुछ बोलते बोलते जाति धर्म की राजनीति करते करते तिरंगे का अपमान करने लगता है, वो अच्छी बात नहीं है। अगर हरे रंग से इतनी नफरत है तो हरा रंग तिरंगे से हटा दो। हैसियत में हो तो नहीं, हैसियत में हो, क्योंकि आपका चश्मा तो गलत है। भगवा आतंक गलत तो था। हरे रंग का मतलब बोलो समझ भगवा आएगा आतंक गलत हरियाली था। का क्या होता है। तो बोलो घर में भगवा पेड़ पौधे आतंक काहे गलत लगाए था। घूमते हो? अपने भगवा पीछे पौधे आतंक क्यों गलत लगाए? था, ये हटा दो बोलो। हरे पौधे। चुनौती है इसलिए तुम्हें। क्यों लगाते हो हरे भरे? इसलिए अकल ठिकाने रखो, मुझे बोलने दो। तुम और जहां तक आपने हरा बोला हरा कि बनाने के राष्ट्रहित- चक्कर में राष्ट्रनीति, बाकी तो दो रंग को भूल गए क्या? राष्ट्रहित की बात तो भारतीय नहीं, जनता भारत पार्टी के कर ही तिरंगे नहीं में है। बाकी अनुराग दो बोल रंग ले, को भूल अनुराग गया। बोल ले। साथ खड़ा हूं कि राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रहित की बात करनी चाहिए और राष्ट्रनीति की बात अनुराग करनी जी, तो चाहिए। राष्ट्रहित जबकि है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रहित की बात राष्ट्रहित करती है क्या? राष्ट्रहित की राष्ट्रहित बात अनुराग करती जी, है। अनुराग जी, एक सेकंड अनुराग, मेरा सवाल तो सुन लीजिए अनुराग। आप कोई विदेशी फंड आ रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी अनुराग बनती जी। है उसको पकड़ना और जेल भेजना। तो अनुराग, सरकार अनुराग। इंतजार करती है कि फंड आएगा उसके बाद हम उसको पकड़ेंगे। फंड आया उसको पकड़ना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अगर यहाँ अगर मोहन भागवत के साथ कोई मंच साझा कर रहा है, आप यहाँ पे फोटो के आधार पे तो लोग को इंक्वायरी कर लेते हो। उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर फोटो किसी के साथ पाई गई है, यहाँ पे जब अनुराग आपने बोला राष्ट्रहित की बात होनी चाहिए। अनुराग एक सेकंड, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। सवाल तो सुनिए आप। आपने बोला अनुराग सवाल सुनिए, आपको ऑडियो डाउन है। अनुराग सवाल सुनिए, आपको ऑडियो डाउन है। लगातार बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। अनुराग, राष्ट्रहित क्या है? राष्ट्रहित क्या है? आतंकियों को पकड़ा जाए, अपराधियों को पकड़ा जाए, ये राष्ट्रहित नहीं है? आपको दिखाई दे रहा? अब मैं बोलूं? जी, 30 सेकंड। राष्ट्रहित वो होता है जब आप राष्ट्र के लिए काम करते हो। तो ये राष्ट्र के लिए काम नहीं, आतंकी पकड़े जाएंगे, लखनऊ में धमाके करेंगे, बनारस में धमाके करेंगे, अयोध्या में जाके धमाका करेंगे, ये आतंकी पकड़े जाएंगे, ये राष्ट्रहित नहीं है। कैसे बोलेंगे? तो आप ही बोल लो। नहीं, सवाल है मेरा, आपके लिए राष्ट्रहित ये नहीं होता है। राष्ट्रहित ये क्यों नहीं होता है? आतंकियों को पकड़े जाना राष्ट्रहित नहीं है। आप याद करिए 2014 से पहले किस तरह से गली गली में बम धमाके होते थे, शहर, माफ करिए, शहर बम धमाके होते थे। आज बस हो गया। क्या हो गया? ईश्वर ना करे ऐसा हो, ईश्वर ना करे बम धमाके हो, ईश्वर ना करे आतंकियों की वजह से लोगों की जाने जाए। भूल जाते हैं आप लोग 26/11 हुआ था इस देश के अंदर, मुंबई के अंदर। हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए अनुराग। इसे मजाक में मत लीजिए, इसे मजाक में मत लीजिए। खराब कर रहे हो भाई। आतंकी जब हमला करते हैं ना, वो हिंदू देखते हैं ना, मुसलमान देखते हैं ना, सिख देखते हैं ना, ईसाई देखते हैं, तो लग रहा है कि मैं न पार्टी देखते हैं। बोलिए अब, बोलूं या राष्ट्रहित क्या है? क्या आतंकियों को पकड़ना राष्ट्रहित नहीं है? अरे बोलने तो दो। बोलिए। अरे मुझे बोलने नहीं दोगे? बोलिए सर। राष्ट्रहित वो होता है जो राष्ट्र के लिए काम किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के हित की काम कर रही है। आप आतंकवादी को पकड़ो, जेल में डालो, कोई मना नहीं करता है। आप उसको फांसी लगाओ, कोई नहीं मना करता है। लेकिन आप इसको प्रोपेगेंडा मत करो। अगर कोई गलत कर रहा है और उसको पकड़ो, जेल में डालो, इसके मतलब आप नहीं पकड़ रहे हो, ना जेल में डाल रहे हो। इसके मतलब आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, राष्ट्र के लिए नहीं। और राष्ट्रनीति बनाओ मतलब जिससे देश के लोगों का कल्याण हो। यहाँ बेरोजगारी हटे, महंगाई हटे, महिलाओं का सम्मान बढ़े, देश का विकास हो, देश उन्नति की तरफ जाए, देश की जीडीपी बढ़े। ये राष्ट्रनीति होती है। बीजेपी नीति आपकी बात सही है, आप एजेंडा चलाना, बीजेपी की बात करना, वो भी राष्ट्र निर्माण है। लेकिन
लेकिन आतंकियों को पकड़ना, आतंकियों को पकड़ना, अपराधियों को पकड़ना, जो जबरन धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, वो भी राष्ट्रहित के अंदर है, बिल्कुल राष्ट्रहित के अंदर है, बिल्कुल राष्ट्रहित के अंदर है। क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से हैं, आप कहते हैं कि आप भगवान कृष्ण को, वासुदेव कृष्ण को बड़ा बिलीव करते हैं, यदुवंशी जो है वो तो भगवान कृष्ण के ही वंशज है, तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि अपने धर्म की रक्षा जरूर करनी चाहिए, अपने धर्म की रक्षा जरूर करनी चाहिए, वासुदेव कृष्ण कहते हैं। धर्म की तो रक्षा सभी कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अपने धर्म की, अपने देश की रक्षा, अपने राष्ट्र की रक्षा जरूर करनी चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिसने नहीं करी वो मिट गया है, जिसने नहीं करी वो मिट गया है। रक्षा मत करो भैया, यहाँ धर्म की रक्षा। ओके ठीक है, ठीक है, मैं जवाब ओके, शरद बनी कुछ कहना चाह रहे हैं, शहजाद भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आतंकवादी का मुकदमा वापस क्यों लिया, उसको जेल से छोड़ने का प्रयास क्यों किया? कौन छोड़ने गया था? तमाम खूंखार आतंकवादियों के मुकदमे समाजवादी पार्टी की सरकार में वापस लिए गए, छोड़ने गए थे। आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते थे, तब तो आतंकवादी ये राष्ट्रभक्तों को प्रताड़ित करते थे, राष्ट्रभक्तों को मरवाते थे, चार सेवकों को और आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते थे। खूंखार आतंकी वलीउल्लाह का मुकदमा वापस लिया, उसको संत बताया, वलीउल्लाह को मसीहा बताया, खूंखार आतंकियों को शहजाद की बात में जा रहा हूं, एक सेकंड। देखिए अनुराग भदौरिया, आपका ब्लैकआउट भी हो गया, आवाज भी नहीं आ रही, एक सेकंड। शलभ मैं आपको आगे मौका दूंगा। शोएब जमई जी, क्योंकि आपने बोला कि देखिए ये जो सिद्दीकी साहब हैं ये तो बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन अगर पुलिस ने भी गिरफ्तारी करी है तो पुलिस ने भी गिरफ्तारी जिम्मेदारी के साथ ही करी है, कोर्ट में उन्हें पेश भी किया गया है। क्या आपको लगता नहीं है कि अगर कोई संदिग्ध है और अगर कोई सबूतों के बिना पे पकड़ा गया है तो आपको फोर्सेस को ज्यादा बिलीव करना चाहिए, अपराधी को कम? जवाब दीजिए इस बात का। ऐसा क्यों होता है जब भी कोई पकड़ा जाता है, आतंकी पकड़ा जाता है, अपराधी पकड़ा जाता है, तो उसका धर्म देखा जाता है, क्यों? इससे पहले उमर गौतम के केस में भी ऐसा ही हुआ। फेवर की बात है कि देखिए पूरे मामले का लुब्ब-लुबाब ये है कि अमीश भाई, जितना मुझे आप पे भरोसा है उतना उत्तर प्रदेश की पुलिस पे भी भरोसा है। आपकी ईमानदारी, आपकी निष्ठा, आपकी कार्यकौशलता, आपकी वाटपटुता, आपकी पत्रकारिता और जो ईमानदारी और निष्ठा भारतीय जनता पार्टी के लिए, मैं उस पर कभी शक नहीं करता हूं। और माशाल्लाह इसको मैं सल्यूट भी करता हूं कि ये एक आप में बहुत बड़ी खूबी है माशाल्लाह। उसी तरह उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो निष्ठा है भारतीय जनता पार्टी की, उस पर भी मैं कभी नहीं शक करता। बड़ी कार्यकुशलता के साथ वो काम करते हैं। बड़ी शर्मिंदगी है आपको कि अगर बड़ी शर्मिंदगी है आपको। वाह, आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, आप सुनिए अब आपने तुर्री छेड़ दिया तो जरा जवाब भी पूरा सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। शोएब भाई हमारे कार्यक्रम में आकर, हमारे ही चैनल पे आकर हम कई सवाल खड़े करते हो कि भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि ये सब कर सकते हैं, ये सब कर सकते हो। सुनिए, आपने निष्ठा की बात करी, आपने निष्ठा की बात करी, आपने विश्वास की बात करी, दिल से तारीफ। तो मुझे लगता है कि शोएब जमई के सर्टिफिकेट की शायद आवश्यकता नहीं है निष्ठा और विश्वास के लिए। जनता का विश्वास भरपूर है, जनता का प्रेम अपार है, और इस देश की जनता अभी आपको राइट नाउ फेसबुक पर और ट्विटर पर राय देकर बता देगी कि देश की जनता की निष्ठा और भरोसा क्या है। पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 जो आपको मैं कहना चाहता हूं, मेरी निष्ठा है भारत माता की तरफ, यानी इस राष्ट्र की तरफ, भारतवर्ष की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ, और यह निष्ठा अटूट है और मरते दम तक रहेगी। मैं देश के लिए जिया हूं और ईश्वर करे इस देश के लिए मरूं, इसीलिए मेरे लिए देश पहले है और बाकी सब चीजें बाद में है। आई ऑलवेज से माई कंट्री इज फर्स्ट फॉर मी। मेरा देश, मेरा राष्ट्र मेरे लिए पहले है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जब आप 9/11 की बात करते हैं ना, तो सब लोगों को ध्यान में आता है वो ओसामा बिन लादेन आतंकी, लेकिन 9/11 के दिन मुझे ध्यान में आता है स्वामी विवेकानंद का शिकागो में दिया गया वो भाषण, जिससे पूरे विश्व को पता लगा था कि भारत की सांस्कृतिक ताकत क्या है। इसीलिए मेरी निष्ठा भारतवर्ष में है, इसीलिए मेरी विश्वास भारतवर्ष में है, इसलिए मुझे अपनी निष्ठा का सर्टिफिकेट आप जैसे कई औरों को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस देश की जनता जनार्दन सब जानती है जी, किसी से ढका छुपा हुआ कुछ नहीं है। बोलिए, अब अपनी बात को कंप्लीट करिए, क्योंकि आपने बोला इसलिए आपको जवाब मिला। अब पॉइंट पे आइएगा। नहीं, देखिए अमीश भाई,
हो सकता है विचारों में मतभेद होता हो, कभी कभी हम एक दूसरे पे तंज करते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि बात बहुत सीरियस लेवल पर है कि भाई एक तरफ मोहन भागवत जी कोशिश ये कर रहे हैं। अभी मैं एक फोरम पे गया था जहां पे संवाद का कार्यक्रम था, बड़े इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के लोग भी पहुंचे थे, तो हमें भी उन्होंने बुलाया कि भाई संवाद करते हैं, जो दो समाजों के बीच में मतभेद है। तो एक तरफ तो आरएसएस की कोशिश और भागवत जी की कोशिश ये है कि भाई आप संवाद के जरिए से जो खाई है उसको दूरी की जाए और एक भारत एक राष्ट्र की बात की जाए। और शायद मौलाना कलीम आतंकवादियों का समर्थन करके या फिर अपराधियों का समर्थन करके जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनको खाई कैसे बांटेंगे? एक सेकंड, शहजाद पूनावाला काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनको 30 सेकंड का मौका मुझे देना पड़ेगा। बस एक शहजाद जी, बस एक लाइन सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूं। इनको हमेशा परेशान मुसलमान केवल मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद में क्यों दिखता है? मैं एक चुनौती देता हूं, क्या ये हरे कुर्ते वाले व्यक्ति मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद को अपराधी और आतंकी मानसिकता का मानते हैं, हाँ या ना? एक बार पूछ लीजिए, वो हरे कुर्ते वाले अगर होंगे या हरे कुर्ते के जो रिश्तेदार बैठे होंगे जो यहाँ पर बचाव करते हैं अपराधियों का, उनसे पूछ लीजिए। ये पूछ लीजिए एक बार, ये पीस पार्टी के भी शादाब चौहान बैठे हैं, शादाब चौहान के भी परिवार का धर्मांतरण या तो लालच या तलवार की नोक पर हुआ। उनका भी जो है, उनका भी जो धर्मांतरण हुआ वो नोक तलवार और पैसों के नोक पर हुआ। पर मैं आज शादाब चौहान और हरे कुर्ते वाले से पूछना चाहता हूँ, ये ध्वनि जिहाद वाले बिलबिला क्यों रहे हैं? ये ध्वनि जिहाद वाले बिलबिला क्यों रहे हैं बीच में? ये क्यों बिलबिला रहे हैं? एक मिनट रुक जाओ, शोएब जमाई रुक जाओ एक बार। शाहीन बाग नहीं है ये, शाहीन बाग हर जगह मत बना दो। अब मैं शादाब चौहान से पूछ लेता हूं, कोई नहीं, मानसिकता एक ही है दोनों की। शादाब चौहान, मुख्तार अंसारी को, अतीक अहमद को क्या आप आपराधिक मानसिकता का अपराधी मानते हैं? शादाब चौहान जवाब दीजिए, मुंह तोड़ जवाब दीजिए शहजाद को। हाँ शहजाद, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं आपसे, आज टीवी डिबेट में आप बड़ा राष्ट्रभक्त बनते हैं, बोल दीजिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को आतंकवादी, बोल दीजिए डीएसपी देवेंद्र सिंह को आतंकवादी, बोल दीजिए ध्रुव सक्सेना को आतंकवादी, लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं है। सवाल खड़ा करोगे सिर्फ मुसलमान अपराधी पर, और अपराध का हमने कभी समर्थन नहीं किया। अगर कोर्ट कन्विक्शन करेगा, कोर्ट उनको सजा देगा, तो हम लोग उसके खिलाफ मुसलमान, लेकिन हम लोग सेलेक्टिव नहीं होते हैं। इनके लिए मुसलमान आतंकवादी, इनके लिए मुसलमान उमर गौतम, हम आपकी तरह सेलेक्टिव नहीं होते हैं आतंकवाद पर। हमने कभी अजमल कसाब का समर्थन नहीं किया, हमने कभी अजमल कसाब का समर्थन नहीं किया, लेकिन तुम साध्वी प्रज्ञा का समर्थन करते हो, तुम देवेंद्र सिंह का समर्थन करते हो। कुछ भी बोले जा रहे हैं शादाब चौहान। अजमल कसाब, साध्वी प्रज्ञा ने किसको मारा? साध्वी प्रज्ञा ने किसको मारा? और क्या यूपी की सरकार में चार्जशीट आई थी? बोलो हाँ या ना। साध्वी प्रज्ञा को कंपेयर कर सकते हो? अजमल कसाब ने मेरे भारतीयों को मारा, शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए। शेमफुल एक्ट बाय यू। अजमल कसाब की बात करते हो। साध्वी प्रज्ञा ने, साध्वी प्रज्ञा क्या आतंक मानते हैं आप? क्या साध्वी प्रज्ञा आतंकी नहीं? आतंकी साध्वी प्रज्ञा किसने बोला? साध्वी प्रज्ञा आतंकी आतंकवाद नहीं, आतंकी साध्वी प्रज्ञा वो संसद में बिठा देंगे। नहीं है आतंकी साध्वी प्रज्ञा। फैक्ट में बात करिए, बिठा देंगे, फैक्ट में बात करिए, संसद में बिठा देंगे। इस देश की संसद में तो फूलन देवी भी बैठी। अच्छा, आतंकवादी अब कानून बनाएंगे? आतंकवादी नहीं है साध्वी प्रज्ञा, बोलिए फैक्ट्स क्या है? वो आतंकवादी है, कुछ भी बोलेंगे आप। बोलेंगे इस देश में हिंदू आतंकवादी तो मान लिया जाएगा क्या? आतंकवादी बोलने की हिम्मत करिए आप। कमाल की बात है, मान लिया जाएगा कि इस देश में हिंदू आतंकवाद है, इस विश्व में हिंदू आतंकवाद है। नहीं है, हिंदू आतंकवाद के नाम की, भगवा आतंकवाद के नाम की कोई चिड़िया नहीं है जो सुशील कुमार शिंदे और पी चिदंबरम ने एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी। जय श्री राम का नारा लगा करके मासूमों को मेरे को ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं। जाएगी। मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य बनने से चूक गए। इस कमेटी का सदस्य बनने के लिए एक परीक्षा हुई जिसमें सिरसा गुरुमुखी लिपि में लिखी गई गुरुवाणी के शब्द नहीं पढ़ पाए और न ही सही शब्द लिख सके। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नियमों के तहत सदस्य बनने के लिए इस भाषा का पूरा ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा उस पैमाने पर खरे नहीं उतरे, जिसकी वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। सिरसा हाल ही में इस कमेटी के अध्यक्ष पद का चुनाव भी हार गए थे। कोविशील्ड पर ब्रिटेन के फैसले का भारत में विरोध शुरू हो गया। वहां के नए नियमों के तहत भी जिन भारतीय यात्रियों ने कोविशील्ड लगवाई है उन्हें राहत नहीं मिली और उन्हें टीका लिया हुआ नहीं माना जाएगा और क्वारंटीन होना पड़ेगा।
ब्रिटेन के इस फैसले का भारत के विदेश मंत्री ने पुरजोर विरोध किया और इसे उसके सामने उठाया। Non-recognition of Covishield is a discriminatory policy and does impact on those of our citizens traveling to the UK. इस मामले में कांग्रेस का हाथ भी सरकार के साथ रहा। To my mind, that is unacceptable. You cannot have two standards like that. दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक विदेशी महिला और उसके बच्चे की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। शिवसेना नेता अनंत गीते के महाविकास अघाड़ी पर दिए बयान पर सियासत गर्मा गई। उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के साथ शिवसेना के गठबंधन को सत्ता की मजबूरी बताया। दोन काँग्रेस एक विचाराची होऊ शकत नाही तर शिवसेना काँग्रेसी विचाराची कदापि होऊ शकणार नाही। इस बयान पर एनसीपी भड़क गई और उसके नेता सुनील तटकरे ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। उम्र हो गई है और पराजय के नाते थोड़ा वो वैफल्यग्रस्त हो गए हैं। वहीं शिवसेना ने इसे अनंत गीते का निजी बयान बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। किसी का व्यक्तिगत मत हो सकता है लेकिन ये पार्टी की ऑफिशियल लाइन नहीं है। चंडीगढ़ में सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब के डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी संभाल ली। इस दौरान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी वहां मौजूद रहे। बीजेपी नेता उमा भारती ने निजी क्षेत्र में आरक्षण की वकालत की, जिस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। 3 दिन पहले उन्होंने भोपाल में हुए एक कार्यक्रम में ओबीसी आरक्षण पर बयान दिया था, जिसका वीडियो अब वायरल हो गया। आरक्षण में है क्या, धरा क्या है? जब तक प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं मिलेगा आपको क्या मिलेगा? सारा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सौंप दिया है। उमा भारती के इस बयान के बहाने कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। यदि वो प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं तो भाजपा की सरकार ही 16 वर्ष है, उनने क्या किया? हालांकि इस मुद्दे पर उमा भारती को मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह का साथ मिला। ये बात सही है कि आरक्षण दोनों क्षेत्रों में होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चर्चा की गई। साथ ही दोनों देशों के संबंधों को और भी मजबूत करने पर भी बात हुई। इसके अलावा इमैनुअल मैक्रों ने भारत से वैक्सीन विदेश भेजने के फैसले पर भी खुशी जताई। एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग समेत कई जगहों पर छापेमारी की। मुंबई में अभिनेत्री पायल घोष ने कुछ लोगों पर हमला करने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों के हाथ में तेजाब था और जब उन्होंने शोर मचाया तो वो भाग गए। People came and tried to attack me. There was a bottle in their hand. I suspect maybe acid or something. बिहार के अरवल में आर्थिक अपराध शाखा ने एक सिपाही के 9 ठिकानों पर छापेमारी की। आरोप है कि इस सिपाही के पास करोड़ों की संपत्ति है। नरेंद्र कुमार धीरज के 9 ठिकानों पर अभी आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी चल रही है। ईडी करोड़ों के लेन देन के आरोप में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से पूछताछ करेगा। मुख्तार अंसारी से यूपी की बांदा जेल में, जबकि अतीक अहमद से गुजरात की साबरमती जेल में पूछताछ होगी। गहनों की कंपनी मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने तेलंगाना में 750 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया। इस रकम से वहां गहनों से जुड़े अलग अलग उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही इन्हीं कामों के लिए वहां रिफाइनरी भी लगाई जाएगी। मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य बनने से चूक गए। इस कमेटी का सदस्य बनने के लिए एक परीक्षा हुई, जिसमें सिरसा गुरुमुखी लिपि में लिखी गई गुरुवाणी के शब्द नहीं पढ़ पाए और न ही सही शब्द लिख सके। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नियमों के तहत सदस्य बनने के लिए इस भाषा का पूरा ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा उस पैमाने पर खरे नहीं उतरे, जिसकी वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। सिरसा हाल ही में इस कमेटी के अध्यक्ष पद का चुनाव भी हार गए थे। कोविशील्ड पर ब्रिटेन के फैसले का भारत में विरोध शुरू हो गया। वहां के नए नियमों के तहत भी जिन भारतीय यात्रियों ने कोविशील्ड लगवाई है, उन्हें राहत नहीं मिली और उन्हें टीका लिया हुआ नहीं माना जाएगा और क्वारंटीन होना पड़ेगा। ब्रिटेन के इस फैसले का भारत के विदेश मंत्री ने पुरजोर विरोध किया और इसे उसके सामने उठाया। Non-recognition of Covishield is a discriminatory policy and does impact on those of our citizens traveling to the UK. इस मामले में कांग्रेस का हाथ भी सरकार के साथ रहा। To my mind, that is unacceptable. You cannot have two standards like that. दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक विदेशी महिला और उसके बच्चे की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। शिवसेना नेता अनंत गीते के महाविकास अघाड़ी पर दिए बयान पर सियासत गर्मा गई। उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के साथ शिवसेना के गठबंधन को सत्ता की मजबूरी बताया। दोन काँग्रेस एक विचाराची होऊ शकत नाही तर शिवसेना काँग्रेसी विचाराची कदापि होऊ शकणार नाही। इस बयान पर एनसीपी भड़क गई और उसके नेता सुनील तटकरे ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। उम्र हो गई है और पराजय के नाते थोड़ा वो वैफल्यग्रस्त हो गए हैं। वहीं शिवसेना ने इसे अनंत गीते का निजी बयान बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया।
किसी का व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन ये पार्टी की ऑफिशियल लाइन नहीं है। चंडीगढ़ में सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब के डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी संभाल ली। इस दौरान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी वहां मौजूद रहे। बीजेपी नेता उमा भारती ने निजी क्षेत्र में आरक्षण की वकालत की, जिस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। 3 दिन पहले उन्होंने भोपाल में हुए एक कार्यक्रम में ओबीसी आरक्षण पर बयान दिया था, जिसका वीडियो अब वायरल हो गया। आरक्षण में है क्या, धरा क्या है? जब तक प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं मिलेगा आपको क्या मिलेगा? सारा तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सौंप दिया है। उमा भारती के इस बयान के बहाने कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। यदि वो प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो भाजपा की सरकार ही 16 वर्ष है, उनने क्या किया? हालांकि इस मुद्दे पर उमा भारती को मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह का साथ मिला। ये बात सही है कि आरक्षण दोनों क्षेत्रों में होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चर्चा की गई। साथ ही दोनों देशों के संबंधों को और भी मजबूत करने पर भी बात हुई। इसके अलावा इमैनुअल मैक्रों ने भारत से वैक्सीन विदेश भेजने के फैसले पर भी खुशी जताई। एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग समेत कई जगहों पर छापेमारी की। मुंबई में अभिनेत्री पायल घोष ने कुछ लोगों पर हमला करने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों के हाथ में तेजाब था और जब उन्होंने शोर मचाया तो वो भाग गए। People came and tried to attack me. There was a bottle in their hand. I suspect maybe acid or something. बिहार के अरवल में आर्थिक अपराध शाखा ने एक सिपाही के 9 ठिकानों पर छापेमारी की। आरोप है कि इस सिपाही के पास करोड़ों की संपत्ति है। नरेंद्र कुमार धीरज के 9 ठिकानों पर अभी आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी चल रही है। ईडी करोड़ों के लेन देन के आरोप में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से पूछताछ करेगा। मुख्तार अंसारी से यूपी की बांदा जेल में, जबकि अतीक अहमद से गुजरात की साबरमती जेल में पूछताछ होगी। गहनों की कंपनी मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने तेलंगाना में 750 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया। इस रकम से वहां गहनों से जुड़े अलग अलग उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही इन्हीं कामों के लिए वहां रिफाइनरी भी लगाई जाएगी। मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य बनने से चूक गए। इस कमेटी का सदस्य बनने के लिए एक परीक्षा हुई, जिसमें सिरसा गुरुमुखी लिपि में लिखी गई गुरुवाणी के शब्द नहीं पढ़ पाए और न ही सही शब्द लिख सके। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नियमों के तहत सदस्य बनने के लिए इस भाषा का पूरा ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा उस पैमाने पर खरे नहीं उतरे, जिसकी वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। सिरसा हाल ही में इस कमेटी के अध्यक्ष पद का चुनाव भी हार गए थे। कोविशील्ड पर ब्रिटेन के फैसले का भारत में विरोध शुरू हो गया। वहां के नए नियमों के तहत भी जिन भारतीय यात्रियों ने कोविशील्ड लगवाई है, उन्हें राहत नहीं मिली और उन्हें टीका लिया हुआ नहीं माना जाएगा और क्वारंटीन होना पड़ेगा। ब्रिटेन के इस फैसले का भारत के विदेश मंत्री ने पुरजोर विरोध किया और इसे उसके सामने उठाया। Non-recognition of Covishield is a discriminatory policy and does impact on those of our citizens traveling to the UK. इस मामले में कांग्रेस का हाथ भी सरकार के साथ रहा। To my mind, that is unacceptable. You cannot have two standards like that. दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक विदेशी महिला और उसके बच्चे की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। शिवसेना नेता अनंत गीते के महाविकास अघाड़ी पर दिए बयान पर सियासत गर्मा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो। मैं रुक करता हूं शोएब जमाई का। शोएब जमाई, ब्रेक से पहले आप हाथ खड़ा कर रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे होंगे, लेकिन जब कोई भी संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार होता है, चाहे आमिर जावेद हो, जशन कमर हो, जिशान कमर हो, मूलचंद हो, अबू बकर हो, ओसामा हो, उसका धर्म क्यों देखने लगते हैं हम? क्या आपको फोर्सेस पे भरोसा नहीं है या आपको इस देश पे भरोसा नहीं है? देखिए अमीश भाई, आतंकवाद पे मेरी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और पूरे देश की होनी चाहिए। जब राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वप्रथम जैसे कार्यक्रम में हम जाते हैं और उसमें शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है मेरा ये विचार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आमिर, मेरा सवाल ये है कि आप जिशान कमर का, सारे ओसामा का, अबू बकर का धर्म क्यों देखते हैं या मौलाना कलीम सिद्दीकी का धर्म क्यों देख रहे हैं? जो उन्होंने किया वो देखिए ना जी। मैं इसकी बुनियाद मैं बिल्कुल बता रहा हूं, एकदम तफसील से बताऊं जी, बिल्कुल संक्षिप्त में बता रहा हूं। इसकी बुनियादी वजह है कि पिछले 2-3 सालों में जी, पिछले 2-3 सालों में हमने इतने मामले देखे हैं जिसमें 15-16 सालों के बाद कोर्ट ने उसको बरी करते हुए कहा है कि आप निर्दोष हैं। अब ये जो लोग 2005 ऐसे कौन कौन से मामले हैं मुझे बताइए ना, ऐसे कौन कौन से मामले हैं?
ऐसे कौन कौन से मामले जिनमें कोर्ट ने बोला वो निर्दोष है? किसी आतंकी को कोर्ट ने बोला वो निर्दोष है, जो आतंकी गिरफ्तार हुआ उसको बोला वो निर्दोष है। पॉइंट ये है, और ऐसा कोई मामला आपके पास होगा नहीं। ओके, मेरे पास समय कम है। ओके, शहजाद 10 सेकंड, पढ़ के देता हूं। शहजाद 10 सेकंड, मैं आपको मौका दूंगा आगे। इनकी बातों में देखिए, एक सेकंड अमित जी, विरोधाभास देखिए इनकी बातों में। एक तो कहते हैं कोर्ट बरी कर देता है, तो फिर कोर्ट बरी कर देगा तो आप क्लीन चिट कोर्ट से पहले क्यों देना चाहते हैं? सवाल यह है सोच का। सोच इनकी यह है कि हर व्यक्ति जो इनकी पूजा पद्धति से इत्तेफाक नहीं रखता वो काफिर है। अगर ऐसा नहीं है शुक्रिया, तो शुक्रिया आप तमाम लोगों का शुक्रिया। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन निष्कर्ष में मैं जरूर कहना चाहूंगा राष्ट्रहित बहुत महत्वपूर्ण होता है, और कुछ लोग इस आतंकवाद को या फिर कहें तो इन आतंकवादी गतिविधियों को कवर फायर देने का जब प्रयास करते हैं तो वो राष्ट्रहित के साथ समझौता करते हैं। हम नहीं कर सकते, ना आप कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डंके की चोट पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड को लेकर सबसे चौंकाने वाली खबर। क्या आत्महत्या से पहले कोई महंत के कमरे में पिछले दरवाजे से गया था? क्या महंत का सुसाइड नोट किसी और ने लिखा है? क्या किसी खास वीडियो से जुड़ा राज छिपा रहा है? आनंद गिरी महंत को मिली समाधि, लेकिन कुछ अहम सवाल अब तक